जब बात लद्दाख ट्रिप की आती है तो आपके सामने एक चैलेंज आके खड़ा हो जाता है और आपने उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हो। प्रिपरेशन लाइक मेडिसिन, ऑक्सीजन सिलेंडर, और ये डिसाइड करना स्टार्ट कर देते हो कि यार अगर लद्दाख रीजन में जा रहा हूँ तो मेरे को ना अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले मुझे प्लान करना पड़ता है कि मैं कहाँ पर जाकर के स्टे करूँ, पहले बॉडी को एक्लेमेटाइज करूँ, उसके बाद लद्दाख के हाई पासेज जाकर के एंटर करूँ। क्यों? क्योंकि भाई लद्दाख एक ऐसी जगह है, एक चैलेंजिंग जगह है जहाँ पर ना आपको ऑक्सीजन की दिक्कत, आपको एएमएस की दिक्कत, जहाँ पे आपको ना वॉमिटिंग होने की दिक्कत, आपको सर्च करने लग जाता है। अब ये तो एक चैलेंज है, लेकिन अगर आपके पास एक ईवी गाड़ी हो ना, उसका होना, उसका मतलब है कि आपको ना लद्दाख जैसे रीजन के अंदर चार्जिंग इंफ्रा नहीं मिलेगा। एक दो चार्जर आपको देखने को मिल भी जाएंगे, वो भी पता नहीं है कि आपको चालू मिले या ना मिले। उसके बाद एक और चैलेंज कि अगर आपके साथ में आपके को पैसेंजर हैं, उनकी एज अगर 80 प्लस हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ें हो जाती हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ, आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ जिनकी स्टोरी जानने के बाद शायद आप इंस्पायर हो जाएं, शायद आप मोटिवेट हो जाएं, जिन्होंने अपने फादर के साथ में केरला से अपनी जर्नी स्टार्ट की और गए सीधे लद्दाख के लिए। तो आज ना आपको उनसे मिलवाता हूँ एक बार मैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका हर्ष और आप देख रहे हैं ईवी सेंटर। और आपको ना आज मैं मिलवाऊंगा। सर आप आ जाइए, पहले एक आपको मिलवा ही देता हूँ, ज़्यादा देर नहीं करते। आशीष जी आप भी आइए। आज ना मैं अकेला होस्ट नहीं हूँ, मेरे साथ में जो आशीष जी भी हैं वो भी होस्ट रहेंगे। और अपनी जो गाड़ी रही थी ना बीच में, वो थी अपनी महिंद्रा BE6। सर वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पूछने हैं इस जर्नी के बारे में। तो पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन चाहूँगा जो आप बताएं प्लीज़ अपनी ऑडियंस को कि आपने ये इस गाड़ी को इस ट्रिप का आपको पूरा ओवरव्यू कि आपने ट्रिप कहाँ से स्टार्ट की, पहले तो आप कहाँ कहाँ गए, रुके, फिर आप लद्दाख का प्लान आप पहुँचे, तो किस तरह से आपने प्लान किया, पूरा एक ओवरव्यू प्लीज़। श्योर। हर्ष एक्चुअली मैं बाइकर हूँ पिछले 22 साल से। तो मैं लद्दाख सर्किट, हिमालयन सर्किट ऑलमोस्ट 6-7 बार कर चुका हूँ। बट इस ट्रिप का मेन उद्देश्य था मेरे फादर को ले जाने का। मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। हम पले बड़े झारखंड में, और हमारी MBA हुई रांची से, जहाँ पे आशीष मेरे क्लासमेट थे। अच्छा। तो आशीष के वीडियोस भी देखा मैंने, आपके भी बहुत सारे वीडियोस देखा। थैंक यू। और पहले मेरे पास एक XUV 400 भी था, EV, जिसमें हम एक उड़ीसा का ट्रिप कर चुके थे। तो कुछ बड़ा करने का सोच रहे थे। और वैसे मन में आया कि अब फादर का एज भी हो रहा था, तो फिर हमें लगा कि जब उनका हेल्थ ठीक है तो कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने ऐसा प्लान बनाया कि हम लद्दाख चलते हैं, क्यों ना हम सियाचन तक चलें, मतलब द नॉर्दर्न टिप ऑफ इंडिया। तो पापा तो बहुत एक्साइटेड थे। वाइफ ने थोड़ा डिस्करेज किया कि एज के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा वगैरह। खैर हमने डायमॉक्स लिया, वो सब लिया, अपना कुछ प्रिपरेशन किया, और 1 महीने का एक प्लान बनाया। 1 महीना? जी 1 महीने का आपने ट्रिप स्टार्ट करी है? 23 जून, जुलाई से केरला से स्टार्ट करी आपने? जी, फ्रॉम कोट्टयम, फ्रॉम आवर होम। अच्छा, कोट्टयम से। फिर आप कहाँ गए वहाँ से उसके बाद जो तो हमारा प्लान बेसिकली वाज टू आल्सो कवर अमृतसर एंड वाघा बॉर्डर। अच्छा। तो गोल्डन टेम्पल एक था जो फादर को हमेशा था कि देखना है। ठीक है। करके फर्स्ट ट्रिप टू अमृतसर। हाँ, फर्स्ट ट्रिप टू अमृतसर एंड फर्स्ट ट्रिप टू वाघा बॉर्डर आल्सो। तो अमृतसर वाघा वाज आवर फर्स्ट स्टॉप। सिंस डैड वाज विद मी, तो हमने सब स्लोली किया कि हर जगह पे हमने 2-3 दिन लिया। अच्छा। आराम से रेस्ट करके जा रहे थे। ओके। तो पहला 3 दिन काफ़ी हेक्टिक था, बिकॉज हमें पूरा प्लेन्स कवर करना था। जो आपने ट्रिप स्टार्ट करी थी उस समय? जी। पहला दिन तो हम कोट्टयम से सीधा हैदराबाद पहुंच गए, 1130 किलोमीटर। 1100 एक दिन में? जी। दिस इज ग्रेट। और फादर की एज आपको भी मिलवाएंगे उनसे भी, उनकी एज 83 है। ठीक है, आपको भी मिलवाएंगे, पहले मैं डिस्कस करें थोड़ा सा। फिर हमने एक्चुअली एक कैंपिंग का भी इंतजाम गाड़ी में कर रखा था, हमने बेड लगा रखा था। तो हैदराबाद में एयरपोर्ट के पास एक बहुत बड़ा ग्लिडा का चार्जिंग स्टेशन है, जहाँ पे मतलब बाथरूम फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा। तो हमने वहीं पे गाड़ी को स्लो चार्जिंग में लगा के हम गाड़ी में ही सो गए। सो ग्रेट। सो प्लेन्स में मोस्टली हम लोग गाड़ी में ही सोए हैं, यू नो। और हमारे कुछ रिलेटिव्स के घर भी रास्ते में पड़ते हैं, जैसे नागपुर में एक दिन हम रुक गए जहाँ पे हमारे रिलेटिव के घर था। तो वहाँ पे हमने प्लग में चार्ज कर लिया। तो हमने ये पूरा, एक्चुअली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है ईवी ट्रिप में। बिल्कुल। लेकिन प्लानिंग करो तो बहुत इजी है, ये मैं आश्वासन देना चाहूँगा सबको। तो आपने ये गाड़ी इस बीच में कितने किलोमीटर चलाई, मतलब किलोमीटर? 1000 किलोमीटर चलाई आपने? पहले अमृतसर गए, फिर अमृतसर 3 दिन रुकने के बाद हम श्रीनगर गए। ठीक है। श्रीनगर में भी हम 3 दिन रुके। अच्छा। और श्रीनगर से हमने गुरेज वैली, पहलगाम, गुलमार्ग, सारे यूसमार्ग, सारे जगह कवर किए, श्रीनगर को बेस बना के। बिकॉज श्रीनगर का ताज में हम चार्जिंग कर रहे थे। तो वो ताज के पास ही हमने दूसरा एक होटल ले लिया था। तो सारा प्लानिंग वैसे ही था कि चार्जिंग कहाँ मिलेगा, राइट। उसके बाद हम
कारगिल गए, कारगिल में एक रात रुके, फिर कारगिल से हम ले गए। तो तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि आपका लेह लद्दाख करना पहले से प्लान था कि आपको ट्रिप में प्लान बन गया कि आप चलते हैं? नहीं, मेरा पूरा एक्सेल बना हुआ था। अच्छा। सारे जगह मैप्ड थे, सारे किलोमीटर्स मैप्ड थे, कौन से होटल में रहना है मैप्ड था, कहाँ चार्जिंग करना है मैप्ड था, सब कुछ मैप्ड था। ओके। But did you find it difficult to plan this entire thing? Which app did you use? हर दिन हम जो प्लान करते हैं वो चार्जर शायद काम करना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए हम एक ऑल्टरनेट 2 चार्जर और देख के रखते हैं 20-30 किलोमीटर के रेंज में। ओके। तो कोई ना कोई एक तो काम कर जाता है, वैसा है। लेकिन फिर भी हम फंसे थे, ऐसा नहीं कि नहीं फंसे थे। अच्छा। जब नुब्रा में हम पहुंचे थे, मतलब ले क्रॉस करके उस तरफ जब पहुंचे थे, तो जिस होम स्टे में हमने प्लान किया था वहाँ हमने ऑलरेडी चार्जिंग का बात कर रखा था और उन्होंने एक प्लग पॉइंट भी तैयार कर रखा था। ओके। बट फिर वो अर्थिंग का प्रॉब्लम हुआ था। तो फिर हम एक्चुअली डिस्किट गए और एक इलेक्ट्रिकल शॉप से हमने अर्थिंग का सेटअप बनवाया। अच्छा। वापस ला के फिर हम चार्जिंग की। तो अपनी गाड़ी के चार्जर के लिए बनाया, वहाँ पर तो था ही नहीं मतलब? जी, हमने रास्ते में बनाया इसको। ओके। और बट वो एक थोड़ा सा स्ट्रेस पॉइंट था, बिकॉज उसके बिना सियाचिन पॉसिबल नहीं था। आई मीन पॉसिबल था, लेकिन वापस फिर खरदुंगला चढ़ना 200 किलोमीटर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता था, बिकॉज तब तक ऑलरेडी बैटरी 60% हो चुकी थी। तो आपने ऐसे अपनी ट्रिप श्रीनगर से स्टार्ट करी थी, तो श्रीनगर गाड़ी आपने चार्ज करी, उसके बाद आप सीधे जो है लद्दाख के लिए चले गए थे, लेह के लिए मतलब जो है, तो कारगिल होते हुए गए आप ना? तो आपने बीच में गाड़ी चार्ज करी थी, डायरेक्ट गाड़ी चली गई थी अपनी जो लेह के लिए? तो जो ये इसकी बैटरी 79 किलोवाट की है। तो जितना मैं अभी सीखा हूँ लद्दाख सर्किट में, ये आराम से कर लेगी श्रीनगर से ले। अच्छा। एक चार्ज में। ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी को एक्लिमेटाइज करने के लिए कारगिल रुकना बेटर है, ये मुझे लगा। बिकॉज ये एक मेन चीज़ है कि अपनी बॉडी को हमें एक्लिमेटाइज करना पड़ता है लद्दाख रीजन में जाने से पहले। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने पहले श्रीनगर गए, श्रीनगर से फिर अपने बॉडी को एक्लिमेटाइज किया 3 दिन, उसके बाद आपने कारगिल में भी किया, उसके बाद आप आगे की तरफ गए, क्योंकि हाई पासिस है पूरे लद्दाख के अंदर जो है। अभी अंकल के एज के कारण वेरी इंपॉर्टेंट। हम चाहते थे कि हम धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड चढ़े। हाँ, नहीं बिल्कुल अच्छे, यही प्लानिंग होनी चाहिए। और जिस होटल में हम ठहरे थे कारगिल में, उसके पास ही इंडियन ऑयल का चार्जर था, तो हमने वहाँ पे टॉप अप कर लिया। काम कर रहा था, वो काम कर रहा था। ये मेन क्वेश्चन है जी। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि लेह में अभी ऑलमोस्ट 7 चार्जर्स हैं। अच्छा। 5 इंडियन ऑयल के हैं, 2 HPCL के हैं, और एक जो है लद्दाख का एक डिस्ट्रिक्ट मोटर गैराज करके एक सोलार पावर्ड एक है, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। अच्छा। जबकि इंटरेस्टिंग है कि शे में है, कलसी में है, थिक्से में है, ले मेन चौराहा पे जो IOC है वहाँ पे 30 किलोवाट, बाकी सब 60 किलोवाट के हैं। अच्छा। और HPCL के 3 चार्जर हैं, सारे वर्किंग हैं, सब वर्किंग है। ये तो बहुत कंफर्टिंग बात है, क्योंकि अदरवाइज सबसे बड़ा डर हमारे जैसे लोगों को क्या होता है कि चार्जिंग स्पीड डिपेंड करता है। जैसे एक बार मैं लगाया था 60 किलोवाट में, मुझे 24 मिला था। अच्छा। तो स्पीड हो सकता है वोल्टेज का ऊपर नीचे आ रहा होगा, हो सकता है हो। बट मैं हमेशा ध्यान रखता था कि गाड़ी का स्लो चार्जिंग भी हो, बिकॉज हम इतना लॉन्ग डिस्टेंस करके जा रहे थे, तो हर 3-4 चार्जिंग के बाद एक स्लो चार्जिंग ज़रूरी है के हिसाब से। लद्दाख में भी जो मैंने होम स्टे लिया था उनके साथ मैंने बात किया था चार्जिंग का, तो वहाँ पे भी उन्होंने करा था। तो जहाँ पे भी मैं फास्ट चार्जिंग करा था, मैं 80% तक करके वापस रूम में आके रात भर लगा के स्लो चार्जिंग में 100 कर रहा था। मैं आपकी गाड़ी पे आने से पहले मैं अपने फादर के पास आऊँगा कि भाई आपने जब निकले ट्रिप से पहले तो आपने कुछ प्रिपरेशन करी थी, लाइक मेडिसिन वगैरह, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की जरूरत पड़ती है, मैं या डॉक्टर से पूछने की नीड पड़ी हो, भाई डॉक्टर से कंसल्ट कर लें जाने से पहले, भाई दिक्कत ना होगी, इस तरह की कुछ ऐसा कुछ प्लानिंग आपने करी? उतना ज़्यादा तो नहीं कुछ किया, लेकिन हमने डायमॉक्स कैरी किया था, बिकॉज मैंने ऑलरेडी लद्दाख ट्रिप्स जब किया है तो वी हैव ऑलवेज टेकन डायमॉक्स 2 days बिफोर गोइंग टू द ऑल्टीट्यूड। तो उस हिसाब से हमने डायमॉक्स रखा था। फादर ऑलरेडी एक मेडिसिनल पे हैं, ब्लड थिनर्स का। ओके। तो दैट हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ ऑल्टीट्यूड। तो साथ में हमने जब श्रीनगर से ही हमने लास्ट डे में डायमॉक्स फादर को देना शुरू कर दिया था। ओके। तो जिसके वजह से इनफैक्ट उनको ज़्यादा तकलीफ हुआ नहीं। पैंगोंग जिस दिन हम जा रहे थे, तो चांगला पास जिस दिन हम चढ़े, उस दिन उनको थोड़ी सी घबराहट हुई थी, बट वो हमने एक दूसरे फैमिली से मीट किया, एक पंजाबी फैमिली से जो बारामूला से आए थे। उन्होंने हमें एक तरकीब बताया कि जो कपूर होता है, कैम्फर होता है, वो भी अगर हम रख लें हैंकरचीफ में और उसको सूंघे तो काफ़ी रिलीफ मिलता है।
पेंगोंग एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना मैं भी लद्दाख कई बार गया हूँ, बट पेंगोंग एक इकलौती जगह ऐसी थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे को हुई थी। वहाँ पे मैं रुका था और वहाँ पे मेरे को ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी वहाँ पर एक नाइट रुकने में। भाई रात में नींद नहीं आती है आपको, और ऑक्सीजन ना है ना तो आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, तो वहाँ पे दिक्कत है ऑक्सीजन की, ऑब्वियस सी बात। तो हम बड़ा केयरफुल थे, हम पेंगोंग में नहीं रुके, हम सुबह गए, सब देख के हम वापस ले में आकर रुके। ले में ना, तो ले इज बेटर। हाँ, तो वी वर वेरी क्लियर कि हमें पैंगोंग में नहीं रुकना है पापा को लेके। तो लेकिन चांगला क्रॉस करते समय पापा को थोड़ा दिक्कत हुआ था, लेकिन वो फिर वो कपूर से ठीक हो गया। अच्छा, उसी तरह वापस आके फिर हम ले मनाली जिस दिन कर रहे थे, हमने जिस्पा अच्छा, आपने सीना से मनाली साइड से वापस आए, सर्किट करके आए। बढ़िया। तो ले से जिस्पा हमने किया, फिर जिस्पा में हम स्टे किए। अच्छा, तो ले जिस्पा आपको पता है 4 बड़े पासेस हैं। बिल्कुल। तांगलांगला है, नकीला है, लाचुंगला है, बारलाचला है। तो ये चारों चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो वही कपूर काम आया एक्चुअली। कपूर काम आता रहा जी। तो भाई ये बहुत बड़ी टिप है आपके लिए, अगर ट्रिप पे हो इस तरह की तो कपूर साथ में लेके चलें जी, ये बहुत काम आएगा। उसको क्रश करके हैंकरचीफ में रख लें और फिर करते रहें, तो ये काफ़ी इफेक्टिव रहा हमारे लिए। तो अच्छा, मतलब और जिस्पा पे भी हमने चार्जिंग का बात कर रखा था होटल में। अच्छा। तो हर जगह हम टॉप अप करते जा रहे थे, तो हमें कभी वैसा चार्जिंग का इशू, तो आपको ऐसे इशू भी नहीं आया होगा? गाड़ी को स्लो चार्ज करना है, हर चार्ज के बाद, डीसी के बाद, वो आपने प्रॉपर्ली कर ही लिया था? हाँ गाड़ी का मैंने वैसे स्पॉट्स ढूंढ लिए थे जहाँ पे सेफ स्लो चार्जिंग मिला हो, जहाँ हम रात बिता सकें, और वहाँ हम रुक गए। जैसे मानेसर में सवॉय सूट्स है, सेक्टर 1 में IMT के पास, वहाँ पे एक स्टार होटल में स्टैटिक के स्लो चार्जर्स हैं 11 किलोवाट के। तो हम वहाँ लगा दिए, और उसके पास ही एक होटल हमने ले लिया। तो जब तक हम सुबह आए गाड़ी 100% चार्ज थी। तो अभी आपको मिलवाते हैं अंकल जी से, जो कि साथ में ट्रिप पर गए थे, लद्दाख होकर के आए हैं। अंकल, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्ते अंकल। अंकल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लद्दाख होकर के आए हो, वो भी इस एज के अंदर आकर के, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई कहीं पर भी? कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं, बड़े आराम से घूम करके आया? घूम करके आया। ये प्लान आपका था, इनका प्लान था कि लद्दाख जाना है? किसका प्लान था ये वाला जो है? इनका ही प्लान था। आपने मना भी नहीं किया? नहीं चलो, नहीं मेरे को दिक्कत होगी, मैं नहीं जा पाऊंगा? नहीं, अब कुछ नहीं बोला, आप सीधे चले गए। आप बढ़िया लगा लद्दाख आपको? जैसे बोला ऐसे ही निकल गया। घूमना बहुत पसंद है। अच्छा, तो आप पहले भी 1-2 ट्रिप किए हैं? अच्छा, एक ये बता रहा था उड़ीसा का ट्रिप था 24 में उड़ीसा और तेलंगाना था। एंड व्हिच कार वाज दैट? दैट वाज XUV 400। So नहीं, again, तो अलग मैटर है ना। देखो, वहाँ पर घूमना और लद्दाख घूमना, वो एक अलग बात हुई। लद्दाख एक हाई पासिस वाला प्लेस है, जहाँ पे ना जो यंगस्टर होते हैं वो भी जो ऑक्सीजन मांगते हैं। बिल्कुल जी जी, बहुत रिमोट और हाई ऑल्टीट्यूड का बिल्कुल चक्कर तो है। मैंने ये ट्रिप कई बार करी है, ठीक है। जब भी मेरे साथ में कोई को पैसेंजर गया है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, उसने ऑक्सीजन मारे हैं। इवन इतना तक कहा है कि भाई या तो मेरे को कुछ कर, या तुम्हें मार दे यहीं पे, क्योंकि इतना खतरा भाई है, वो रफ एरिया वास्तव में है वो। तो वो इतना है। तो आप वहाँ पर घूम करके आए ना, तो बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगा लद्दाख सर? बहुत अच्छा लगा, बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा। पापा ने खारदुंगला कर लिया, चांगला कर लिया, तांगलांगला कर लिया, बारलाचला, बस उमलिंगला एक छूट गया। देख रहे हो आप, इस एज के अंदर आप जो है अभी बहाने लगाते रहते हैं कि कर लेंगे कर लेंगे। अंकल को देखो आप, 83 की एज में वो कहाँ हाई पास से घूम करके आए हैं, सियाचिन बेस कैंप तक होकर के आए हैं जी। तो हमारा मेन जो था, जो लास्ट पॉइंट था, वो सियाचिन बेस कैंप था। उसके बाद तो मोस्टली रिटर्न जैसा ही था। अच्छा, तो एज आई सेड, हम लोग 3 दिन का ब्रेक लेके जा रहे थे, तो धीरे धीरे हमने चढ़ाई चढ़ा। श्रीनगर हो गया 5000 6000 के आसपास, फिर कारगिल हो गया 8000 के आसपास, फिर लेह हो गया 11000 के आसपास। फिर उसके बाद लेह में 2 दिन थे, खारदुंगला भी 18000 पहुंच जाता फिर है। 18000, फिर नुब्रा वापस हम सुबह। अच्छा, नुब्रा में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो भी उस तरफ वैली में जा रहे हैं, अगर आप रहना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सुमूर में रहो। सुमूर जो है सियाचन वाले रोड पे है। बेसिकली रोड जो है 2 कट जाती है। खलसर एक विलेज आता है उतरने के बाद, खलसर से रोड 2 हो जाता है। एक जाता है जो नुब्रा हंडर टुक जाता है, और वो ज़्यादा कमर्शलाइज्ड है, वहाँ ज़्यादा देखने के लिए ज़्यादा है, लोग ज़्यादा उस तरफ जाते हैं, वहाँ ज़्यादा होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं। लेकिन दूसरी जो रोड जाती है वो पतली रोड है, ज़्यादा आर्मी यूज्ड रोड है। अच्छा। और वो जाती है सियाचिन बेस कैंप, और उधर रास्ते में 2-3 गांव आते हैं, जिसमें से एक गांव है सुमूर। मेरे ख्याल से लद्दाख का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस है। अनटच्ड है, रॉ है, लोग भी एकदम सिंपल हैं, सारे घर होम स्टे हैं, और सारे घर में ट्रेडिशनल लद्दाखी खाना बनता है, ट्रेडिशनल घर हैं।
वही मड के बने हुए हैं। तो अगर आपको सही में लद्दाख एक्सपीरियंस करना है, सुमोर इज़ द विलेज टू गो, आई फील। ये आपके लिए एक बढ़िया जो है बताया उन्होंने, आप जा सकते हैं वहाँ पे जो है। और अगर ईवी आप लेके जा रहे हैं तो मैं तो ये सारे होटल्स मैंने गूगल से ही खोजे हैं। गूगल से खोजा मैंने, जो गूगल में उनके फ़ोन नंबर थे, मैंने उनसे बात किया, पहले से मैंने उनके साथ एग्री किया, फिर मैं गया उनके पास। यही प्लानिंग होनी भी चाहिए एक वो तरीके तो का। बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमने वो श्रृंखला पास वाला जो ट्रिप किया था, चार्ज बियॉन्ड लिमिट, उसमें भी और तुम्हें पता है डिफरेंट बैटरी पैक की गाड़ियाँ थी, अलग अलग तरीके के ड्राइवर्स थे, और हमने यही बैठ के किया था। बिल्कुल। एक एक चार्जर मैप किया, जी। कौन सी गाड़ी। तो एक ईवी ड्राइवर को ये तो करना पड़ता है, बट एक जो मिसकंसेप्शन है लोगों का कि ईवी नहीं जा सकती, वो तुमने और अंकल ने बिल्कुल बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है उसे। जी, मैं तो पेट्रोल गाड़ी से भी गया हूँ और मैं बता सकता हूँ कि ईवी गाड़ी ज़्यादा सक्षम है। ऐसे टेरेन में ईवी गाड़ी ज़्यादा सक्षम है, बिकॉज आपको टॉर्क इमीडिएटली मिल जाता है। बस इस बात का ध्यान रहे कि जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हो तो आप ज़्यादा जोर ना दो, आराम से चढ़ो, बिकॉज इसमें पावर इतनी ज़्यादा है, तो थ्रिल होता है चढ़ने का, तो लोग दबा के चढ़ते हैं तो बैटरी जल्दी गिर जाती है। अगर हम आराम से चढ़े, पावर कंजम्पशन बिलो 5% रखें, मैं आपको अपना स्टैटिस्टिक्स ही बता रहा हूँ, 100% में मैं लेह से निकला था, मैं जिस्पा पहुँचा तब भी बैटरी 62% बाकी थी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कार आल्सो, बिकॉज जब उतरते हैं तो हमको रीजन भी मिलता है। दोनों चीजें होती है, आप चढ़ भी रहे होते हो, उतर भी रहे होते हैं, तो रीजन हमारे एक दोस्त थे जिनसे हम रास्ते में ही मिले, वो तो ईवी वाले ग्रुप। जी, कमलेश जी हैं, पाटन गुजरात से। वो अपने XUV9E में वो लेह से 100% चार्ज करके तुरतुक तक जाके वापस ले आ गए। अच्छा जी, तुरतुक जाके वापस ले आ गए। मतलब ये बहुत बड़ी बात हो गई। जब खरदुंगला चढ़ रहे थे वो वापस, तो उनकी बैटरी 2% हो गई थी, बट फिर उतरते वक्त फिर से उन्होंने गेन किया। ये तो खासियत है ईवी गाड़ी की जो है, जब आप उतरते हो हाई पासिस से, तो आपकी गाड़ी चार्ज भी होती चलती है, तो रीजनरेशन का अच्छा यूज होता है वहाँ पर जो है। जैसे हम बारलाचला पहुंचे थे तो हमारा गाड़ी 40-42% हो गया था, लेकिन फिर जिस्पा पहुंचते 53-54% हो गया। मेरा एक क्वेश्चन था तुम्हारे लिए, इतनी सारी गाड़ियां हैं, टाटा की भी अच्छी गाड़ियां हैं, तुमने महिंद्रा पहले चलाया है, वाई BE6? इसका 2 रीज़न है। एक तो मैं महिंद्रा की गाड़ियाँ ज़्यादा चलाया हूँ थ्रू आउट अपने लाइफ में। जब मैं पहले भी था तो XUV 500 था मेरे पास, फिर XUV 400 था, तो मैं महिंद्रा की गाड़ियाँ ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज कहीं पे मुझे लगता है कि महिंद्रा का सर्विस इज़ बेटर देन टाटा, अगर सीधा कंपैरिजन करो। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि टाटा की गाड़ियाँ ऑल व्हील ड्राइव हैं, तो उसमें कैपेबिलिटी के हिसाब से लोग कहते हैं कि वो ज़्यादा कैपेबल है। देखो, हम लोग अपना 90% यात्रा नॉर्मल ही करते हैं। लाइफ में 2 या 3 ट्रिप करेंगे जहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव का ज़रूरत पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, आई थिंक ईवी में बैटरी टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करता है। जब हम टेक्नोलॉजी के लिए ही पैसा दे रहे हैं, और महिंद्रा ब्लेड बैटरी यूज़ करती है, जो मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ा और एडवांस्ड है, और बैटरी पैक भी बड़ी है, 79 किलोवाट आई थिंक इन सब में सबसे ज़्यादा है। हाँ, 75% तो 79। और ईवी में ऐसा नहीं कि हम बार बार गाड़ी बदल सकते हैं, बिकॉज अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अडॉप्शन हो रहा है, तो रीसेल भी ठीक से बना नहीं है ईवी का। तो जब खरीद रहे थे तो एक अच्छा सॉलिड गाड़ी खरीद ले जो थोड़ा लंबा रख सके, वो था दिमाग में। दूसरी बात, हमारे फैमिली छोटी है, लाइक अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, मोस्टली मैं, पापा या मेरी वाइफ, तो हम लोग को फ्रंट सीट से मतलब था, बैक सीट से ज़्यादा लेना देना नहीं था। मेरे को भी इस पर ही आना था अभी जो है। हाँ जी। मैं BE6 की जो है कंफर्ट के बारे में आना चाहता हूँ कि BE6 कंफर्ट कैसा है, आगे की सीट का और बैक सीट का, इसका आप बताइए प्लीज। जी, आगे का सीट परफेक्टली नॉर्मल है, कंफर्टेबल है। बैक सीट इज क्लॉस्ट्रोफोबिक, देयर इज नो डाउट्स अबाउट इट। उसका विंडो साइज छोटा है, लेग सपोर्ट कम है, तो बैक सीट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। मेरे ख्याल से बच्चे बैठ सकते हैं, बड़ों के लिए थोड़ा तकलीफ हो सकता है आफ्टर फ्यू आवर्स, क्योंकि उसका रिक्लाइनिंग एंगल भी इतना अच्छा नहीं है, और पीछे बम्प भी आपको फील होते ही है उस गाड़ी के अंदर, जितना मैंने चलाया है गाड़ी को जो है। जी, वो तो है। लेकिन अगेन सस्पेंशन इसमें एडेप्टिव सस्पेंशन है, तो इसमें अगर मैं रेंज मोड यूज़ करूँ, इसमें काफ़ी मोड्स और ये दिए हुए हैं, तो अगर मैं रेंज मोड यूज़ करूँ तो जो सस्पेंशन स्मूथ हो जाता है। अच्छा। तो उसमें वो जो आप जो बोल रहे थे कि वो कंफर्ट अच्छी हो जाती है। अच्छा। तो मोस्टली मैं लद्दाख टेरेन में रेंज मोड पे ही मैंने ड्राइव किया है, और जहाँ पे भी स्लश होता था या भारी चढ़ाई होता था मैंने स्नो मोड पे मूव कर दिया। ओके।
तो रियर व्हील ड्राइव की गाड़ी है विथ स्नो मोड, एज गुड एज 4 व्हील ड्राइव ग्रिप मिल रहा था। तो तुमने एक कल या परसों जब हमारी बात हो रही थी, तुमने बताया था कि तुम हाईवेज लेते हो और एक सर्टेन स्पीड मेंटेन करते हो, उसके बारे में शेयर करोगे? हाँ, सी मेरा ये मानना है कि अगर हम 100-120 में चलें और अगर हम 700 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना है और अगर हम 70-80 में चलें, डिफरेंस आधा 1 घंटे का ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। ये अलग बात है कि 100-120 में रिस्क भी ज़्यादा है, बैटरी भी बहुत जल्दी डिप्लीट होती है, ज़्यादा चार्जिंग स्टॉप्स लेना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से एक ईवी चलाने वाले अगर रिलैक्स्ड हो बंदा तो वो उस गाड़ी से कहीं ज़्यादा निकाल सकता है, और इसलिए हम लोग 70-80 में हम क्रूज़ कंट्रोल पे लगा देते हैं गाड़ी और हम चलते रहते हैं। हमें इस गाड़ी ने हमेशा 550 से ऊपर का रेंज दिया, मतलब That is very impressive. हम 350-400 चलाते हैं, बैटरी फिर भी 30-40% रहती है, हम रिचार्ज करते हैं। ये अपनी BS6 की रेंज है, 550 की रेंज आपको मिल रही है गाड़ी के अंदर। कंसिस्टेंटली हाईवेज में मिलती है मुझे इस स्पीड पे। एक और अच्छी रेंज है। क्वेश्चन उसमें था, तुमने कहा कि क्रूज कंट्रोल लगा के छोड़ देते हो, फिर रीजनरेटिव ब्रेकिंग का एडवांटेज उतना नहीं मिलता होगा? जहाँ पे रीजनरेशन का स्कोप है मैं हटा देता हूँ उसको, या जैसे अगर टोल बूथ आ रहा है तो मैं हटा के रीजनरेशन 2 पे कर लेता हूँ, तो जो वो 100 मीटर 200 मीटर जो भी है मैं ले लेता हूँ उसका रीजन। बहुत अच्छा। तो पहाड़ों में आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, मतलब आपने चेक करा हो कि इतनी एफिशिएंसी निकाल रही है गाड़ी मेरी जो है? तो श्रीनगर से कारगिल मेरा ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर था पर किलोवाट। अच्छा, जी, लेकिन जब ले मनाली किया तो ऑलमोस्ट 10.2 था। तो पूरा जो है आप ड्रॉप कर रहे हो एल्टीट्यूड को जो है उस समय, हाँ जी, तो उसका फायदा पूरा मिलता ही है उसके अंदर। इनफैक्ट पहाड़ों में रेंज ज़्यादा ही मिलता है। ये अलग बात है कि हमें डर ज़्यादा लगता है बिकॉज चढ़ाई है, सही बात है, लेकिन पहाड़ों में हमेशा हाईवे से ज़्यादा रेंज मिलता है, एटलीस्ट इतना मैंने देखा है। बिल्कुल सही बात है आपकी ये। जी, क्योंकि हम पहाड़ों में ऑल द टाइम ऊपर ही ऊपर नहीं जा रहे होते हैं, अपन नीचे भी उतर रहे होते हैं, साथ इतना ऊपर चढ़ते होता नीचे उतरते भी, तो नीचे हमें आराम से मिल जाता है गाड़ी के अंदर जो है। चढ़ते वक्त आराम से चढ़ना है, 40, 45, 50 के अंदर रख के आराम से चढ़ना है, दैट इज़ द ओनली थिंग। एक हो सकता है आपके थार वाले स्कॉर्पियो वाले रौंद के निकल जाएंगे बगल से, वो होता है, लेकिन अगर आपको कंपटीशन नहीं है तो ठीक है। कॉम्पिटिशन किस बात का? किस बात का? तो चार्जिंग की बात हो रही थी, और तुमने इतना लंबा ट्रिप किया है, हर्ष के भी अभी बहुत लंबा ट्रिप किया है। इफ देयर वाज वन थिंग व्हिच शुड बी सॉल्व्ड अबाउट इंडियाज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट शुड इट बी? So there are few things actually. I think it's an ecosystem and काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी इंटरवेंशन हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन में बहुत फेलियर मुझे दिख रहा है, जितना मैं एज ए यूज़र देख रहा हूँ। जैसे मैंने कम से कम 7 120 किलोवाट चार्जर देखे होंगे इंडियन ऑयल पंप में, जो साइड में जस्ट रखा हुआ है, मतलब कनेक्टिविटी दिया नहीं है, बस उधर ला के पटक दिया गया है बिकॉज उनको लेना था, उनको गवर्नमेंट से प्रेशर था लेने का तो उन्होंने ले लिया, लेकिन वो साइड में रखा हुआ है, उसका कोई माय बाप नहीं। और ये मैं बता रहा हूँ जैसे अनंतनाग उधमपुर जैसे जगह पे मैंने देखा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, फंड्स देती है, लेकिन साथ में एग्जीक्यूशन का जिम्मेदारी भी किसी को देना चाहिए। सेकेंड, आई थिंक हमारा ग्रिड का स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा, स्पेशली ऑफ मेट्रोज, रूरल एरिया में तो बहुत मुश्किल होती है। हाईवेज, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़, विलेज एरियाज, ग्रिड का बहुत प्रॉब्लम है। हम 60 किलोवाट का चार्जर बोलते हैं, 18 किलोवाट, 20 किलोवाट, 22 किलोवाट का स्पीड मिलता है। ये आई थिंक आज के डेट में तो शर्मनाक है, मतलब हम लोग अपने आप को विश्व गुरु बोल रहे हैं, तो वो तो एटलीस्ट होना चाहिए। और मैं इसे ऐड करना चाहूँगा, मैं नेपाल गया था अभी, वहाँ इतना बढ़िया चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेपाल हमसे बहुत काफ़ी खूबसूरत देश है, लेकिन हमसे एक तरीके से गरीब देश है। अगर वो इतने अच्छे से कर सकते हैं, it is shame on India that we have not been able to solve this problem. And I think we might be supplying electricity to Nepal. Nepal is electricity surplus. Okay. So yeah, so you have that experience of Nepal. So I think if we are saying 60 kilowatt should be delivered. मेरा एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पे 80 किलोवाट लिखा है और मेरी गाड़ी इकलौती गाड़ी है तो 80 से 1 पॉइंट कम मिला। इंडिया में 90% टाइम ऐसा होता है कि 60 लिखा है तो हो सकता है कि 48। यू गो टू एक्सप्रेसवेज, यूटी के एक्सप्रेसवेज, अदानी के 240 किलोवाट के चार्जर लगे हैं, 40 किलोवाट में चार्ज होती है गाड़ी। मतलब इट इज, तो वो एक बहुत बड़ा, बिकॉज हम फैमिली को लेके निकलते हैं और ऐसे अगर हम लॉन्ग ट्रिप में निकल रहे हैं, पेट्रोल देखिए, अभी पेट्रोल अगर नहीं होगा तो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे।
देश में समस्या हो जाएगी। ऐसा क्यों ईवी में नहीं हो रहा? ईवी को एक स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है मेरे ख्याल से, और ये हाई टाइम है कि हमारे लॉ मेकर्स और सब लोग इस पे ध्यान दें, और पेट्रोल की तरह चार्जिंग को भी एक फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए मेरे ख्याल से, और हर्ष, अगर हम ईवी अडॉप्ट करना चाहते हैं एज ए कंट्री। एक बात जॉर्ज में एक दिन एक्स पे लिखा था शायद, या लिंक्डइन लिंक्डइन में, आप इतना कुछ कर रहे हो चार्जिंग ईवीज प्रमोट करने के लिए और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, व्हाई शुड देयर बी 18% जीएसटी ऑन चार्जिंग, राइट? जीएसटी अलग से लग रही है उसको जो है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। एक है कि हम ज़बरदस्ती चार्जर खरीदवा रहे हैं लोगों से, वो ठीक है, हम सब्सिडी दे के चार्जर बेच रहे हैं, लेकिन उससे कुछ चार्जर्स बनाने वाले कंपनीज गेन कर रहे हैं, यूज़र्स नहीं गेन कर रहे हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ग्रिड स्टेबल होना चाहिए, और साथ में गवर्नमेंट का सपोर्ट भी होना चाहिए कि उस पर मतलब चार्जिंग पे 18% जीएसटी इज कम्प्लीटली काउंटर प्रोडक्टिव टू ऑल द फेम इंसेंटिव्स गिवन। Absolutely. एक तरफ से आप हज़ारों करोड़ दे रहे हो कि आप चार्जर बनाओ, ये करो, वो करो, ईवी अडॉप्ट करो, रजिस्ट्रेशन माफ़ करो, सब कुछ करो। दूसरी तरफ आप ईवी लेके रोड पे निकलते हो तो आपको चार्ज करने के लिए 18% जीएसटी लग रहा है। मतलब ये कैसा दोगलापन है? बिल्कुल करेक्ट। तो ये सब चीज़ें हैं जो देखने की और एक ज़रूरत और है। चीज़ है, चार्जिंग के जो पर यूनिट प्राइसेस हैं उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा जी, तो मतलब 14 रुपए से लेके 60 रुपए तक मैंने किए, मर्सिडीज के चार्जर 60 रुपए की मैंने करी है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है, जिसमें मतलब पेट्रोल और एलपीजी सब आता है, आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी आना चाहिए। अगर आप 7 रुपया 8 रुपया अगर डिस्कॉम को दे रहे हो तो डबल कर दो, 14 या 15 पे इसको कैप कर देना चाहिए। एंड द पॉइंट विच यू मेड, ईवी चार्जिंग स्पेसिफिक अलग कनेक्शन मिलता है जो सब्सिडाइज होता है, जी और उसके बाद रेगुलेशन नहीं है तो लोग 25 रुपए 40 रुपए 60 रुपए में बेच रहे हैं। जी, तो these जो are भी things उसका that फ़ायदा उठा के चार्जर लगा रहे हैं, दे शुड बी कंट्रोल्ड। तो ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट से फ़ायदा उठा के चार्जर भी लगा दिया और उसके बाद कुछ भी प्राइस भी लगा रहे हैं। वही तो, डीजल पेट्रोल का प्राइस फिक्स है, मतलब आपको इतने के रेंज में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो कोई पता ही नहीं है आपको 14 रुपये से 60 रुपये तक मिलेगा, कुछ पता नहीं है आपको। फिर तो अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं, हाईवे चार्जिंग पे एवरेज किलोमीटर का 4 रुपये का खर्चा हो जाता है हाँ। आज के डेट में। अगर आप एक अच्छा फ्यूल एफिशिएंट डीजल लेके निकलते हो तो भी 4 साढ़े 4 रुपया में हो जाए, आप 5 रुपये समथिंग चले जाती है हाँ। डीजल गाड़ी आराम से। हो जाए। तो फिर क्यों आदमी चार्जिंग के लिए रुके और इतना और ईवी के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी इतना पैसा दे? मतलब ईवी गाड़ियां हैं अभी भी एक्स्ट्रा पे भी 20% कर रहा है वो। तो क्यों दे? मतलब अंकल आपके लिए एक क्वेश्चन था, थोड़ा चेंज कर रहे हैं। पूरे ट्रिप में आपको कहीं दिक्कत लगी, जब लगा कि अरे ये ट्रिप पे मुझे नहीं आना चाहिए था? नहीं, कभी नहीं हुआ। आपके इस जीवट के लिए मतलब सल्यूट है, आप इतने बड़े रोल मॉडल हैं, सिर्फ अपने जनरेशन नहीं, हमारे जनरेशन नहीं, हमारे से छोटे बच्चों के लिए भी आप एक रोल मॉडल हैं कि अगर आप कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। दिलोर दर्शन था। कई अंकल कई ऐसे लोग हैं जिनसे मिलता हूँ मैं, उनसे कहता हूँ लद्दाख चलें, कहते हैं अरे लद्दाख नहीं जाऊँगा, दिक्कत होती है यहाँ पे जो है। लेकिन आप उनको ये वाली वीडियो जरूर दिखाऊंगा, ये अंकल होकर के आ सकते हैं और तुम अभी शर्मा रहे जाने में, घबरा रहे जाने में चीज़ों को लेकर के। कोई डर नहीं था। बढ़िया है, ए, गया है तो गया। और अंकल कॉटेन से बैठे रहे गाड़ी में। बिल्कुल। कोटियम से। हाँ, 1 महीना हो गया गाड़ी में ट्रेवल करते हुए है। आप लोग कितने हजार की गाड़ी चलाई, आप बताओ। 6,500 किलोमीटर हो गया है। 6,500 हो गया, अभी अब वापस भी जाना है आपको जो है। और 2,600 किलोमीटर। वैसे तुम्हारी गाड़ी के कितने दिन हुए हैं? गाड़ी की सेकंड मंथ सेकंड मंथ और लद्दाख की ट्रिप हुई है। फर्स्ट सर्विस के बाद निकला था। तो मई हफ्ते बाद फर्स्ट सर्विस के बाद और निकला। अभी तुम बता रहे थे कल शायद सेकंड सर्विस है जो कितने किलोमीटर पे होती है? अब 10,000 की है। तो दोस्तों 2 महीने पूरे नहीं हुए, 10,000 किलोमीटर हो चुके हैं। ये ईवी का मैजिक है। ये मैजिक है। अब मैं भी तो लेके गया था, कैरियर को लेके गया था, 15 दिन में गाड़ी चली है 7,000 किलोमीटर। इनफैक्ट हमारे एक दोस्त है ईवी ग्रुप में, अनुज, वो लिखे थे कि ईवी लेने के बाद अपने आप ट्रैवल बढ़ जाता है। वो बात तो सही बिल्कुल बढ़ जाता है, ये बात तो कह रहे हैं। है। तो जॉर्ज, वी वर टॉकिंग अबाउट चार्जिंग, Any और other questions, अभी तो sir? चार्जिंग डीरेगुलेटेड है, कोई भी स्पेस में आ सकता है। एंड वी हैव सो मेनी CPOs, राइट, जिनका चार्जिंग ही उनका काम है, वर्सेस यू हैव OMCs जिनके लिए डेफिनेटली ये प्राइमरी बिजनेस नहीं है। एंड देन यू हैव लार्ज कॉर्पोरेट्स, आई वुड नेम देम, बट यू नो द वंस व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। तुम्हें कोई डिफरेंस लगा दोनों में
तो एक तो हम लोग काफ़ी ट्रिपिंग करते हैं, तो हमारा हमेशा ये ध्यान रहता है कि हम बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें, मतलब बिकॉज हमें साल में 3-4 ट्रिप करनी होती है, हम एक ट्रिप नहीं करते हैं। तो एक ऐप जो मैं हमेशा मतलब एज अ प्राइमरी सोर्स रखता हूँ वो स्टैटिक है। उसका रीज़न ये है कि उनका काफ़ी सारे दूसरे प्लेयर्स के साथ टाई अप है, तो हम एक ही वॉलेट से हम मल्टीपल लोग चार्जेस यूज़ कर सकते हैं। तो वो जैसे मोस्टली मैं BPCL के चार्जेस देखता हूँ या IOCL के चार्जेस देखता हूँ। ये बात सही है कि OMCs के चार्जेस इतने रिलायबल नहीं है, बट स्टिल आई ट्राई टू स्टिक टू Cost देम। difference बहुत ज़्यादा हाँ, आई ट्राई टू स्टिक टू देम ऑन दी हाईवेज, बिकॉज हाईवे में अगेन वो कॉस्ट बहुत वही मैटर जब कर हम जाता है। अभी बात कर रहे थे 14-15 रुपए वर्सेस 25 रुपए, राइट? जी, इट इज लाइक 10,000 किलोमीटर के ट्रिप में अगर आपका पर किलोमीटर कॉस्ट अगर 4 रुपये से 2 रुपया पड़ता है, तो आप 20,000 वैसे ही सेव कर लेते हो। बिल्कुल तो वो मैटर करता है जब आप 4 ट्रिप करते हो साल में। तो मैं उसी पे स्टिक करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं कहीं पे जैसे स्लो चार्जिंग करना होता है तो मैं टाटा पे डिपेंड करता हूँ, बिकॉज टाटा ने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है होटल्स में स्लो चार्जिंग का, जो सेफ़ भी है हमारे लिए रात को जाके स्टे करने के लिए। तो टाटा का मैं यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा कुछ स्टेट्स में कुछ प्लेयर्स का ज़्यादा इम्पैक्ट है, जैसे MP में अदानी का अच्छा कवरेज है। अदानी 4 जोन का रहा, अच्छा है वहाँ पर। तो अदानी के स्लो चार्जेस हैं MP में काफ़ी अच्छे ढाबास में, तो मैं वो यूज़ अदानी करता ने हूँ। ये अच्छा किया है, तो हाँ जी। वो सॉकेट्स भी लगाए हैं, हाँ जी। जो स्मार्ट हाँ, सॉकेट्स हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। हाँ जी, तो अदानी यूज़ करता हूँ। और साउथ इंडिया में मैं जियोन भी यूज़ करता हूँ, Xeon भी जो काफ़ी काफ़ी सबसे बेस्ट। रिलायबल है। सबसे नॉट इवन वंस इट हैज़ हैपेंड विद मी दैट जियोन हैज़ फेल्ड। तो बट देन इट इज़ वेरी प्रीमियम, मतलब इट इज़ अपवर्ड्स ऑफ 23-24 रुपीज़ एंड अपवर्ड्स। आपको चार्जिंग का इंफ्रा कहाँ पे अच्छा लगा? मतलब साउथ का नाम सुनते ही हैं, नॉर्थ में आपको, या कहाँ पर अच्छा लगा आपको? जो अनडाउटेडली अभी चार्जिंग जो है वो बहुत हाईवे फोकस्ड है, मेरे ख्याल से NH44 और NH48 इस पे ज़्यादा फोकस है सबका, यू नो। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे हाईवेज हैं जो लोग ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे चार्जेस नहीं है अभी। एक्सप्रेसवेज जैसे आशीष ने बोला, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज हमें चार्जिंग के लिए एक्सप्रेसवे छोड़ के 10-15 किलोमीटर निकलना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। सही बात है, डबल हमको टोल भी देना पड़ता है उसके वजह से। सही बात है। तो वो है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो साउथ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी आगे है नॉर्थ से। मतलब द अवेलेबिलिटी ऑफ 120 किलोवाट एंड अपवर्ड्स चार्जेस बहुत ज़्यादा है साउथ में। ये मैं भी मानूंगा सर। Delhi NCR and probably your NH towards Chandigarh and Amritsar, this is well covered. Very Yes, well. yes. But if you see the larger landscape of North India like Rajasthan, UP, you take the whole landscape, then I think a lot needs to be done. तो एक्चुअली यूपी के हाईवेज में बहुत अच्छा है। सो व्हेन आई वाज कमिंग, The normal national highways. मैं गोरखपुर से लखनऊ हाईवे मैं जानबूझ के लिया यही चेक करने के लिए, और इतने ढेर सारे चार्जर हाँ। और फंक्शनल चार्जर। हाईवे बढ़िया है, वो हाईवे भी अच्छा है वो वो। हाईवे भी अच्छा है। प्रॉब्लम एक्सप्रेसवेज की है, जितने नए एक्सप्रेसवेज बने हैं सब में, और मतलब अगेन ओपन इट टू पीपल यार, व्हाई हैव यू रेस्ट्रिक्टेड इट ओनली टू सर्टेन प्लेयर्स एंड नेम्ड बिग कॉर्पोरेट हाउसेस? फॉर देम इट्स CSR, फॉर देम इट इज नहीं, वो नॉट कर भी दे रहे हैं, लेकिन दे शुड देन डू इट। द अगर किसी ने अगर वो लीज लिया भी है तो दे शुड मेक श्योर इट इज अवेलेबल ना, वो वाली बात है। If you have to change one thing in this entire trip planning, what would you have to? चेंज इन द सेंस, एक्चुअली हमारा प्लान था किन्नौर वैली भी जाने का, अच्छा, चिटकुल जाने का भी किन्नौर? प्लान था, बट फिर बारिश साथ नहीं दिया, ऑरेंज अलर्ट आ गया हिमाचल में, तो फिर हम जल्दी इधर आ गए, बिकॉज हमारा यहाँ मानेसर में भी 3 दिन का प्लान था। तो इसलिए वो छूट गया। तो उसके लिए अब एक अलग ट्रिप बनाना पड़ेगा पूरा स्पीति वैली, किन्नौर एंड स्पीति वैली का। तो देख रहे हैं आप? इन हाइंडसाइट आई फील इट इज़ गुड दैट आई कैन डू वन मोर ट्रिप। Absolutely yes. कुछ चीज़ें छोड़नी भी जरूरी है आगे दोबारा आने के बाद घूमने के लिए। और मैं सही तो है। इसको बहुत इनकरेज कर रहा हूँ, और मेरे साथ काजीरंगा चले। मैं नेक्स्ट मंथ प्लान कर रहा हूँ यहाँ से काजीरंगा जाने का। अच्छा, नेक्स्ट ईयर हम लोग प्लान कर रहे हैं अरुणाचल, अच्छा, गो टू द ईस्टर्न एंड ऑफ द कंट्री। You will have a very reliable charger in Tawang, that I can guarantee. तवांग में कंपनी का नाम बता दीजिए प्लीज। सो वॉट ड्राइव बोल के एक कंपनी हम लोगों ने स्टार्ट करी है, और फोकस ये है कि एडवेंचर सर्किट को अच्छे से कवर करना है, ताकि हमारे जॉर्ज हर्ष जैसे लोगों को जब हम बाहर निकले तो कोई तकलीफ़ ना हो। और आई रियली फील, मतलब हम सब जानते हैं कि EV फ्यूचर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो तो हर कोई शायद लेना चाहेगा। बिल्कुल सही बात है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
और एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं आशीष का पैशन देखता हूँ, ईवी एक बहुत बड़ा एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म भी है। जो कम्युनिटी आपस में जितना कर सकता है, शायद गवर्नमेंट से भी ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं अगर हम साथ आ जाए। बिल्कुल सही बात है। तो उस हिसाब से या आई थिंक केरला में एक ग्रुप है ईवी एसोसिएशन ऑफ केरला, इवोक। अच्छा। तो उन्होंने कुछ ऑलमोस्ट 100 चार्जेस लगाए हैं अच्छा। अक्रॉस केरला, और वो चार्जेस इतने अच्छे हैं, सारे शेड्स हैं, बैठने के लिए बेंचेस हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है। वो मैं देखता हूँ यहाँ पे जब मैं आया ना, कहीं पे भी मतलब कोई भी एक पेट्रोल पंप में चार्जर है, एक शेड तक नहीं दिया है, बैठने के लिए एक चेयर तक नहीं है। मतलब इट्स रियली, यू कैन सी, यू नो, जो पेट्रोल भराने के लिए 10 सेकंड के लिए आ रहा है उसके लिए शेड है, और जो चार्जिंग 1 घंटे के लिए आ रहा है उसके लिए शेड नहीं है। तो आई थिंक जैसे IOC, BPCL, HPCL, ये सब बहुत माइनर चीज़ है उन लोग के लिए, जो उनके टर्नओवर के हिसाब से। एंड इट इज प्रॉब्लम ऑफ इंटेंट। हाँ, इसमें किसी में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक बेंच लगाने में या एक क्लीन टॉयलेट रखने में कोई तकलीफ ज्यादा होगी नहीं किसी को, लेकिन ठीक है। टॉयलेट अगेन, as I say, you know, toilet again, if I say, if you go to Naira pumps, toilets are good. But if you go to our state-owned pumps, toilets again depends on state to state. सही बात है। Like if you go to Tamil Nadu, excellent toilets you will get, because they have the culture every day morning to get up and clean the place and do prayers, and तो वो थोड़ा कल्चर के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक पब्लिक फैसिलिटी बना रहे हो तो वो ठीक होना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो स्टोरी अपनी शेयर करी अंकल साहब ने, आप इतना बढ़िया घूम कर लद्दाख की ट्रिप होकर के आए हैं। ये हमारे ईवी ग्रुप के जो भी ईवी में आजकल जो घबराते हैं और बहुत सारे मिथ्स रहते हैं, कन्फ्यूजन रहते हैं लोगों के लिए, वो शायद कुछ उनके कम हो पाए इस वीडियो के थ्रू जो है। तो धन्यवाद आपका अपना टाइम देने के लिए, हमारे इस चैनल के लिए। मैंने और हर्ष ने बात की, और वी स्ट्रांगली फेल्ट दैट दिस इज अ स्टोरी व्हिच नीड्स टू बी टोल्ड टू लार्जर कम्युनिटी, बिकॉज मैं जानता हूँ तुम कितने सोशल मीडिया साई हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो मैंने हर्ष को कॉल किया, ही वाज सपोज्ड टू गो आउट, उसने अपना प्लान चेंज किया और ही सेड कि नहीं मैं बिल्कुल आऊँगा। ये मैं वही बोला था, आगरा से यहाँ तक ये करने के लिए, मतलब आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म। मैं तो ये बोलूँगा, ज़िंदगी जीने के लिए है तो जी लो। सही बात है, बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल। ठीक है भाई, इस वीडियो में खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।